FM न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। ड्रग केस विवाद पर नवाब मलिक के महाराष्ट्र पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पर आरोपों के बाद अब फडणवीस और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक आमने सामने आ गए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने अब नवाब मलिक पर पलटवार किया है। फडणवीस ने कहा कि मलिक ने उनकी पत्नी अमृता और ड्रग्स तस्कर जयदीप राणा की जो तस्वीर शेयर की है वो 4 साल पुरानी है। कहा कि जयदीप राणा से उनके परिवार का कोई भी संबंध नहीं है। फडणवीस ने नवाब मलिक पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा नवाब मलिक ने अंडरवर्ल्ड से संबंध बनाए हैं जिसके सबूत वो मीडिया और एनसीपी अध्यक्ष शरद को दिवाली के बाद देंगे। इसी पर पूरी बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं शाइना एनसी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ एनसीपी प्रवक्ता महेश तापसे जी भी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। महेश जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। नवाब मलिक लगातार आरोप लगा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस पर, यहाँ तक कि उन्होंने सीबीआई जांच की भी मांग कर दी है, सबूत की बात हो रही है। लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि मैं आपका पर्दाफाश करूंगा। देखिए, नवाब मलिक जी एक महाराष्ट्र के जिम्मेदार मंत्री हैं। अगर उन्होंने कुछ बात कही होगी, क्योंकि एक मुख्य प्रवक्ता भी मंत्री के अलावा एक पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, अगर उन्होंने कुछ बात कही है तो उसके पीछे उनका कुछ कारण होगा, कुछ सबूत होंगे। देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी, हम उनका आदर करते हैं। लेकिन अब उनके पास अगर कुछ सबूत है कि नवाब मलिक जी का किसी अंडरवर्ल्ड के साथ कोई संबंध है, तो मेरे ख्याल से वो खुद मुख्यमंत्री थे और गृह विभाग जो होम डिपार्टमेंट उन्हीं के पास था, तो उसी समय सारी चीजें उजागर कर देनी चाहिए थी। आज आप जो बोल रहे हैं ये आप समझ में नहीं आ रहे ना। आप जब मुख्यमंत्री थे और आपको ऐसा कोई डाउट है, आपके पास कोई प्रूफ है किसी प्रकार का कोई ऐसा संबंध किसी व्यक्ति का और अंडरवर्ल्ड का है, तो मुझे लगता है देवेंद्र फडणवीस साहब ने उसी समय वो सारी चीजें होम डिपार्टमेंट के माध्यम से। ठीक है महेश जी, यानी आप कह रहे हैं नवाब मलिक जो आरोप लगा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस पर, उनके पास जरूर कोई सबूत है, किसी आधार पर ही वो आरोप लगा रहे हैं, ये आपका कहना रहा? तो कोई मेरा यही कहना है, क्योंकि इसके पहले भी आपने देखा कि पूरे एनसीबी के जांच प्रक्रिया में जो विटनेस थे, हमने प्रश्न विटनेस के संदर्भ में पूछे, खड़े किए, और आप देखिए विटनेस का फिर पता ही नहीं लगा। विटनेस ही बाद में हॉस्टाइल हो गया। विटनेस एक पुलिस स्टेशन, पुलिस की कस्टडी में नासिक में, तो पहला जो विटनेस भानुशाली जी, उनका पता ही नहीं रहता। ये सारी चीजें वहां की शुरू हुई है। ठीक है शाइना जी, आपके पास आना चाहूंगी। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से कि उनके पास सबूत है, उसी के आधार पर आरोप लगा रहे हैं, वो टारगेट नहीं किया जा रहा? जी, मुझे सिर्फ 2 चीज कहना है। क्या नवाब मलिक का मेन लक्ष्य है ड्रग्स खत्म करना, सप्लाई चेन को खत्म करना, तो बुनियादी तौर पे उस हिसाब से आरोप कीजिए। जब से ये पूरा खुलासा हुआ है, उन्होंने सिर्फ ये बयानबाजी पे अपने आप को कायम रखा है। कभी कहते हैं कि समीर वांगड़े भारतीय जनता पार्टी के तोते हैं, कभी कहते हैं कि 1 महीने में हम उनको जेल भेजेंगे, कभी दाऊद जी का नाम इस्तेमाल करते हैं, कहा दूसरे तरफ वो देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आरोप लगाते हैं। तो एक चीज स्पष्ट है कि बड़े से बड़े व्यक्ति को टारगेट करना और बेबुनियादी तौर पे सिर्फ सेंसेशनलिज्म के ऊपर, ये राजनीति नहीं होती है। ये एक छोटी दिमाग और छोटी सोच है। और जब आप इस रफ्तार पे जाएंगे तो फिर जो आपके पास सबूत नहीं, तो लोग भी जान जाएंगे कि आपने तो सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप लगाया है। देवेंद्र फडणवीस जी ने जो कहा आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम उम्मीद करते हैं कि अगले थोड़े दिनों में उनकी बोलती बिल्कुल बंद हो जाएगी। और हम सब जानते हैं कि किस वजह से वो एनसीबी को टारगेट कर रहे हैं। ये एनसीपी वर्सेस एनसीबी का कोई स्पर्धा नहीं है। ये स्पर्धा बल्कि होना चाहिए एक सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से नहीं, और ड्रग्स के सप्लाई चेन को खत्म करने में। और सिर्फ आप टारगेट करते रहेंगे कोई ऑफिशियल या विपक्ष के नेता को, तो पता चलता है कि आपकी जो सोच है बहुत ही छोटी है। महेश जी, देवेंद्र फडणवीस तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को ही डांट रहा है। ट्वीट करके उन्होंने ये बात कही है और ये भी कह रहे हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। दिखाइए जो भी सबूत हैं, किन सबूतों के आधार पर आप कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए? देखिए, हम तैयार हैं, ये कहा है उन्होंने। हम तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात करूंगा। जो आरोप
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े जी के ऊपर नवाब मलिक जी ने लगाए, अगर वो बेबुनियाद होते तो मुझे लगता है कि किसी भी सरकारी अधिकारी के ऊपर जब आरोप लगते हैं तो उसकी धारा 353 में उस पर कार्रवाई हो सकती। ठीक है, यहाँ पे अब उनकी ही जांच शुरू की, मतलब कहीं ना कहीं कुछ तक, कहीं तो धुआं अगर उठा तो कहीं आग चिंगारी जरूर जली होगी, ये पहली बात होगी। दूसरी बात ये है कि आज एक फोटो उन्होंने ट्वीट किया जो हमने भी देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं देखा, लेकिन वो फोटो ने ट्वीट किया जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के संदर्भ में फोटो उठाया उसका, उसके ऊपर देवेंद्र फडणवीस जी ने भी अपनी भूमिका रखी। आने वाले समय में देखा जाएगा कि व्यक्ति विशेष या जो एक्चुअल फैक्चुअल बात क्या है वो आने वाले समय में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने अपनी बात कही, लेकिन वहाँ पे फडणवीस जी ने ये और कहा कि इनके अंडरवर्ल्ड के संबंध है, और वो मैं उजागर करूंगा किसके पास? तो शरद पवार जी के पास। अरे आप राज्य के पूरे मुख्यमंत्री हैं, आपके पास होम डिपार्टमेंट का पूरा वर्किंग आपको नॉलेज है, तो आप कहीं पे भी जाके दे सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है तो कहीं पे भी आप जाके दे सकते हैं। तो लेकिन सर ये तो आरोप उनकी तरफ से नवाब मलिक जी लगा रहे हैं ना कि आपके कनेक्शन है अंडरवर्ल्ड से। हाँ, ये आरोप के ऊपर प्रति आरोप है। अभी मतलब अगर किसी के पास होता तो बहुत पहले दे चुका होता ना। शाइना जी आपका एक रिएक्शन इस पे छोटा सा मैं जरूर चाहूंगी। शाइना जी आवाज मिल रही है आपको? शायद शाइना जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। महेश जी लेकिन बीजेपी जो देवेंद्र फडणवीस हैं उनकी तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं या नवाब मलिक जो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, हास्यास्पद हैं और इसका जवाब मैं जरूर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एफएम न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो अब देवेंद्र फडणवीस और नवाब मलिक आमने सामने आ गए हैं, ट्वीट करके एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं और इसी के साथ बताया गया है, इस ट्वीट में कहा है देवेंद्र फडणवीस ने कि वो दिवाली के बाद नवाब मलिक के साथ अंडरवर्ल्ड के साथ जो संबंध हैं उनके सबूत देंगे, ये बात उन्होंने कही है और ट्वीट कर ये भी कहा कि हम तैयार हैं। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। अब बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े सोमवार को दिल्ली में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के दफ्तर पहुंचे। यहां उन्होंने कई अहम दस्तावेज कमीशन को सौंपे हैं। दस्तावेज सौंपने के बाद बाहर आए वानखेड़े ने बताया है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आयोग को दे दिए गए हैं। अब वेरिफिकेशन के बाद आयोग इसकी रिपोर्ट देगा। वहीं आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला ने बताया कि वानखेड़े के दस्तावेजों को वेरिफिकेट किया गया है। दरअसल महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। नवाब मलिक का दावा है कि समीर वानखेड़े मुस्लिम हैं और उन्होंने अपना फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी हासिल की है। मलिक के आरोपों को वानखेड़े पहले ही खारिज कर चुके हैं और आज उन्हें अनुसूचित आयोग को अपने दस्तावेज भी सौंप दिए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष से दिल्ली में हुई इस मुलाकात के बाद समीर वानखेड़े ने कहा, जो भी तथ्य और दस्तावेज कमीशन के द्वारा मुझसे मांगे गए थे वो मैंने प्रस्तुत कर दिए हैं। मेरी शिकायत की जांच की जाएगी और जल्द ही कमीशन के अध्यक्ष इस पर अपना जवाब देंगे। समीर वानखेड़े ने एससी कमीशन के सामने अपने तलाक से जुड़े दस्तावेज, मैरिज सर्टिफिकेट, एससी सर्टिफिकेट और पहली पत्नी से हुए बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट भी जमा किया।
बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को ग्लासगो में COP26 शिखर बैठक में भारत का जलवायु कार्रवाई एजेंडा पेश करेंगे और इस क्षेत्र में उठाए गए श्रेष्ठ कदमों और उपलब्धियों के बारे में भी बताएंगे। COP26 में विश्व नेताओं के उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का दुनिया के अन्य नेताओं के साथ राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पर आधारित बयान पेश करने का भी कार्यक्रम है। रोम में G20 शिखर बैठक में हिस्सा लेने के बाद यहां पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, ग्लासगो पहुंच गया हूं, COP26 में हिस्सा लूंगा, जहां मैं जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए और इस संबंध में भारत के प्रयासों को स्पष्ट करने के लिए विश्व के अन्य नेताओं के साथ काम करने को इच्छुक हूं। ग्लासगो में होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री का स्कॉटिश बैगपाइप की धुन पर स्वागत किया गया, जहां प्रवासी भारतीय और भारत वंशियों के प्रतिनिधियों का एक बड़ा समूह उनके स्वागत के लिए पहले ही मौजूद था। समूह ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। वहीं सपा सुप्रीमो और यूपी के पूर्व CM अखिलेश यादव ने अपने एक ऐलान से सभी को चौंका दिया है या फिर कहीं कि हैरान कर दिया है। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि वो छोटी पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं और राष्ट्रीय लोक दल के साथ गठबंधन तय है, बस सीटों के बंटवारे पर अभी बात करनी बाकी है। चुनाव में चाचा शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया को साथ लेने की संभावना पर अखिलेश ने कहा, मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है, उन्हें और उनके लोगों को उचित सम्मान दिया जाएगा। उधर अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर सियासत गरमा गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन्ना से पटेल की तुलना शर्मनाक है। अखिलेश यादव को जनता से माफी मांगनी चाहिए। विभाजनकारी मानसिकता जनता स्वीकार नहीं करेगी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान अत्यंत शर्मनाक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के शिल्पी हैं। योगी ने आगे कहा कि ये तालिबानी मानसिकता है, हर वक्त तोड़ने का ही सिर्फ और सिर्फ प्रयास किया जाता है। दिवाली के त्योहार से पहले आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी दी है। आतंकियों ने हापुड़ के रेलवे स्टेशन मास्टर को एक चिट्ठी भेजी, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई हैं और पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। असल में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने शनिवार की देर रात ये धमकी दी थी, जिसके बाद रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और CCTV कैमरों के जरिए भी स्टेशन पर कड़ी नजर रखी जा रही है और GRP, RPF और डॉग स्क्वाड अलर्ट मोड पर है। बताते चलें कि शनिवार देर रात खुफिया विभाग से इनपुट मिला था कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने राज्य के 46 महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी है। आतंकी संगठन ने हापुड़ के रेलवे स्टेशन मास्टर को चिट्ठी लिखी थी और इस चिट्ठी की जानकारी उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को दी। फिलहाल आतंकी संगठन ने जिन स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी है उसमें लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर और गोरखपुर शामिल हैं। खुफिया एजेंसियों की सूचना मिलने के बाद वाराणसी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया और GRP और RPF ने स्टेशन पर सर्च अभियान भी चलाया है। वहीं दिल्ली में कोरोना महामारी के कारण 19 महीने तक बंद रहे ज्यादातर स्कूल सोमवार से फिर से खुल गए हैं। हालांकि कुछ स्कूलों ने त्योहार के बाद कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया। DDMA ने कहा कि स्कूलों को ये सुनिश्चित करना होगा कि एक समय में एक कक्षा में 50% से ज्यादा उपस्थिति ना हो और किसी भी छात्र को प्रत्यक्ष कक्षाओं में भाग लेने के लिए मजबूर ना किया जाए। स्कूल खुलने के बाद सोमवार सुबह दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने पश्चिम विनोद नगर में राजकीय सर्वोदय बाल कन्या विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि आज स्कूल फिर से खुल गए हैं। खासकर नर्सरी से 8वीं कक्षा के लिए हम सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं और इसके लिए सख्त दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। ठीक है, सब ठीक है। बढ़ते हैं आगे। एक तरफ देश भर में दिवाली से पहले लोगों में उत्साह का माहौल है, खुशी है, तो वहीं दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 268 रुपए प्रति सिलेंडर तक का इजाफा कर दिया है। कह सकते हैं कि दिवाली से पहले महंगाई का ये बड़ा झटका है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने 1 नवंबर से LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 264 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ी है। हालांकि तेल कंपनियों ने आम आदमी के उपयोग वाले
14 किलोग्राम बिना सब्सिडी की रसोई गैस सिलेंडर यानी घरेलू सिलेंडर्स की कीमतों में किसी भी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं की। इसके दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में 14 किलोग्राम बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 899 रुपए 50 पैसे पर बरकरार है। ये भी बता दें कि पिछले महीने तेल कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले 14 किलोग्राम वाले सिलेंडरों के भाव में 15 रुपए का इजाफा किया था। दिल्ली में अब बिना सब्सिडी वाले 14 किलोग्राम सिलेंडर के दाम 899 रुपए 50 पैसे हैं। कोलकाता में ये दाम 926 रुपए हैं। मुंबई की बात करें तो वहां 899 रुपए 50 पैसे हैं और चेन्नई में सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत करीब 915 रुपए 50 पैसे है। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।